मेरे मम्मी पापा ने मेरी बहन की बीमारी का बहाना बनाकर मुझे हमेशा नजरअंदाज किया, लेकिन जब मैंने अपने दम पर जिंदगी में तूफान ला दिया, तब अचानक फैमिली की याद आ गई। मैंने उन्हें साफ कह दिया, अब मुझसे माफी नहीं मिलेगी। पर एक राज है जो मुझे रातों को सोने नहीं देता। सालों से सीने में दबा रखा था, लेकिन पिछली दिवाली सब कुछ फट पड़ा। मैं हूँ रिया, 36 साल की, वो बेटी जिसे बचपन से सबने भुला दिया। मैं 9 की थी जब बुआ राधा आधी रात को आई, बोली, रिया बैग पैक कर, मम्मी हॉस्पिटल में है। मम्मी प्रेग्नेंट थी। मेरी बहन अनन्या 2 महीने पहले ही पैदा होने वाली थी। अस्पताल के चक्कर हफ्तों चले। जब अनन्या पैदा हुई, नन्ही सी गुड़िया जैसी, लेकिन मशीनों में लिपटी। मैं पास गई तो पापा ने हाथ झटक दिया। वही पहली बार एहसास हुआ, मैं इस परिवार से अलग हूँ। अनन्या के घर आने के बाद तो घर ही हॉस्पिटल बन गया। मम्मी को हर चीज में जर्म्स दिखते थे, हर कोना डेटॉल, ब्लीच और सैनिटाइजर से भरा। आज भी वो महक मुझे बेचैन कर देती है। जरा सी छींक आती तो मुझे दादी या बुआ के घर भेज दिया जाता। शुरू में मजा आता था, पर जल्दी समझ आ गया मैं बोझ बन चुकी हूँ। मैंने सोचा, अगर मैं परफेक्ट बन जाऊं, शायद प्यार मिल जाए। स्कूल में टॉप किया, संस्कृत श्लोक रटे, हर साइंस फेयर जीती। फिर भी पापा बोले, अनन्या के पास मत जाना, वो बीमार हो सकती है। 13 की थी जब पियानो पर हम होंगे कामयाब सीखा। पर उस रात अनन्या को बुखार था तो कोई मेरा शो देखने नहीं आया। 2 हफ्ते बाद अनन्या ने बांसुरी बजाई और पूरा खानदान उसके लिए तालियां बजा रहा था। मुझे समझ आ गया, अनन्या ने ड्रामा करना सीख लिया है। अगर अनन्या को सिरदर्द हो तो छुट्टी, थक जाए तो उसके काम मैं करूं। टेस्ट का प्रेशर हो तो मम्मी टीचर से एक्सटेंशन दिला देती। मैं अपने कमरे में सिमटती गई, किताबों, आर्ट और इतिहास में डूबती। मेरी नीम की अगरबत्ती से अनन्या को एलर्जी थी तो मैं और भी अदृश्य हो गई। बीमारी बहाना नहीं रहा, बल्कि मेरी पहचान बन गई। दादी माँ ही थी जो मेरी बातें सुनती, पूछती, आज क्या सीखा। उन्हीं की वजह से मुझे पुराने गहनों में दिलचस्पी हुई। मम्मी पापा मुझे तभी याद करते जब कहना होता, रिया तो खुद देख लेती है, अनन्या को ज्यादा जरूरत है। धीरे धीरे समझ आ गया, स्वस्थ होना यहाँ सजा है। तारीफ न मिले तो इंसान खुद अपनी तारीफ करना सीख जाता है। मैंने वही किया और जिंदगी का रुख पलट दिया। मम्मी पापा को तो यकीन ही नहीं हुआ जब मैंने खुद को साबित कर दिखाया। अनन्या को पहली बार अपनी औकात समझ आई। मैंने हर क्लब ज्वाइन किया, स्कूल पेपर की एडिटर, डिबेट टीम, ऑनर सोसाइटी, सब कुछ। स्कूल के बाद ढाबे में काम करती थी, वर्मा जी का ढाबा, जहां शांति आंटी ने मेरा बर्थडे याद रखा जब मेरे घरवाले भूल गए थे। डिबेट में मेरी आवाज मिली, तर्कों से दूसरों को चुप कराना मुझे मजा देने लगा। स्टेट लेवल जीती, पर मम्मी पापा नहीं आए क्योंकि अनन्या का टूर्नामेंट था। 11वीं में मैंने एसएटी में परफेक्ट स्कोर मारा, 1600। स्क्रीन को 20 मिनट तक घूरती रही। मम्मी को बताने गई तो वो अनन्या का होमवर्क करवा रही थी। बोली, अच्छा है, पर धीरे बोलो, टेस्ट चल रहा है। अनन्या हंसी, मिस परफेक्ट। मेरा रिजल्ट फ्रिज पर नहीं लगा, पर उसका C+ वी आर प्राउड मैग्नेट से चमक रहा था। मैंने अकेले कॉलेज के लिए अप्लाई किया, 15 यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप्स, सब कुछ। निबंध, फॉर्म, रिकमेंडेशन, सब कुछ खुद किया। मम्मी पापा को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी गाइडेंस काउंसलर मिसेस गुप्ता मेरी असली हीरो थी। लेटर आए, डू, JNU, भू, ऑल विद स्कॉलरशिप। पर मैंने सब छुपा दिए, क्योंकि अनन्या ड्रामा करती, रिया भू चली जाएगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी। भू से फुल राइड मिला। उसी दिन अनन्या वॉलीबॉल टीम में सिलेक्ट हुई और उसी के लिए डिनर हुआ। मैंने मैगी खाई, वो लोग 5 स्टार गए।
भू मेरी आजादी थी। हॉस्टल, ट्यूशन, किताबें, सब फ्री। लेकिन बनारस छोड़ते वक्त मम्मी पापा नहीं आए। बुआ राधा मुझे छोड़ने आई। दादी माँ की तरफ से 10,000 रुपए का लिफाफा देकर बोली, खुश रहना। पहली हॉस्टल रात कसम खाई, अब ऐसी जिंदगी बनाऊंगी कि कोई मुझे नजरअंदाज न कर सके। भू में हर दिन मेरा था। मैगी, नाइट स्टडीज और असली आजादी। मैंने पुराने गहनों की स्टडी क्लब ज्वाइन की, घंटों उसमें घुस जाती। स्टूडेंट यूनियन में प्रदर्शन करवाए। फैमिली नहीं आई, पर लोगों ने मेरी बात सुनी। मैंने भू से सुम्मा कम लाउड ग्रेजुएशन किया। मम्मी पापा को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अनन्या के नए कॉलेज ट्रांसफर में बिजी थे। फिर मुझे नौकरी मिली, दिल्ली में शर्मा एंड सन्स ऑक्शन हाउस में। अमीरों के गहनों की दुनिया। मैंने एस्टेट सेल्स में काम शुरू किया, मरे हुए अमीरों की ज्वेलरी कैटलॉग करती। एक दिन वाधवा एस्टेट से एक अजीब ब्रोच मिला। सीधा दिखने में सिंपल, लेकिन उसका वजन, क्लैस्प कुछ अलग था। रिसर्च शुरू की, डाटा, बुक्स सब खंगाल डाला। यकीन हो गया, ये ब्रोच असली है। नहीं थी, इसलिए कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने डिबेट टीम वाला दिमाग लगाया, लंच ब्रेक और रातें रिसर्च में बिताई। ऑथेंटिकेशन के ऑनलाइन कोर्स किए, सेविंग्स झोंक दी। फिर बॉस मेहता को प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने हंसते हुए कहा, रिया, ये नकली है। मैंने जवाब दिया, सर, मेकर मार्क देखिए, 1925 का कार्टियर है। मेहता का चेहरा बदल गया। वही ब्रोच 32 लाख में बिका। फिर उन्होंने मुझे और गहनों की जांच सौंप दी। जो हॉबी सबको बेकार लगती थी, अब प्रोफेशन बन गई थी। मैंने हर चीज सीखी, कोर्सेज, नोटबुक्स, पुराने कलेक्शन। धीरे धीरे मेरी नजर वो रत्न पकड़ने लगी जो सब मिस कर देते थे। कमीशन बढ़ने लगा, सेविंग्स जमा होने लगी। लेकिन फैमिली, वही पुराना तिरस्कार। संडे डिनर में मम्मी कहती, रिया अब भी उस पुरानी दुकान पर है ना? और मैं, जिसने करोड़ों के गहने पहचाने थे, मुस्कुरा कर कहती, हाँ, कुछ ऐसा ही। गुप्ता कलेक्शन में मुझे एक सीधा सादा आर्ट नोवो पीस मिला, पर 3 दिन तक रिसर्च की, सोई नहीं। निकला वर्ल्ड वॉर 2 में खोई हुई फ्रेंच कलेक्शन का हिस्सा। ऑक्शन में वो 1.7 करोड़ में बिका। मेहता बोले, रिया, तुम यहाँ टैलेंट बर्बाद कर रही हो, अपनी कंपनी खोलो। मैंने सोचा मजाक है, कंपनी? पैसे कहाँ? पर वो आइडिया दिल से निकल ही नहीं रहा था। फ्रीलांस ऑथेंटिकेशन शुरू किया, नाम बनने लगा। फिर कार पर लोन लिया, सेविंग्स उड़ाई और दिल्ली के सस्ते इलाके में एक छोटा ऑफिस लिया, चाइनीज ढाबे के ऊपर। मंचूरियन की महक वाला ऑफिस। पहला महीना डरावना था, ईएमआई की रातों की टेंशन, गुडविल से लाया फर्नीचर। लेकिन धीरे धीरे क्लाइंट मिलने लगे। फिर एक ब्रेक, एक विक्टोरियन कलेक्शन का ऑथेंटिकेशन। 2 हफ्ते की मेहनत के बाद 2 पीस असली निकले। मेरी फीस 60 लाख, मेरी 2 साल की कमाई से भी ज्यादा। उसके बाद फोन रुकते ही नहीं थे, कलेक्टर्स, वकील, बड़े डीलर्स। दूसरे साल माया को हायर किया, जो मुझे अपनी ही परछाई लगती थी। बिजनेस बढ़ा, मैंने दिल्ली में बड़ा ऑफिस लिया, मंचूरियन की गंध को अलविदा। फिर मिड इंडिया का मार्केट कैप्चर किया। सबसे पहले मैंने दादी माँ की मदद की, उनकी छत गिर रही थी। 12 लाख रुपए ट्रांसफर किए, बोला, फ्यूचर कंसल्टिंग की एडवांस। मैंने अपनी कामयाबी फैमिली से छुपाई। मम्मी सोचती थी कि मैं किसी पुरानी दुकान में काम करती हूँ। अनन्या ताना मारती, रिया, मेरे पुराने गहने गुडविल को दूं? और मैं, जिसने करोड़ों के पीस पहचाने थे, कहती, देख लूंगी। मम्मी मुझे मजाक में पुराने गहनों वाली बेटी कहकर मिलवाती। मैं फोर्ब्स में छपी थी, तीसरा ऑफिस खोल चुकी थी, पर चुप रही। मैं संडे डिनर में सस्ते कपड़े पहनकर आती, असल में डिजाइनर होते थे।
और अनन्या की डींगे सुनती, जबकि एक डील में मैं उसकी साल भर की सैलरी कमा रही थी। 5वें साल हमारी कंपनी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में फैल चुकी थी। मैं हवाई जहाजों में अपने घर से ज्यादा वक्त बिताने लगी। बड़े बड़े नाम अपने गहने ऑथेंटिकेट करवाने आते, बिना किसी को बताए। पैसा इतना था कि फाइनेंशियल एडवाइजर रखने पड़े। फिर भी मैंने सादा जिंदगी चुनी, एक अच्छा घर, एक नॉर्मल लेकिन हाई एंड कार। मेरा एक स्पलर्स था, होम ऑफिस, जिसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट और फोर्ट नॉक्स जैसा वॉल्ट था। मम्मी को लगता था मैं चावल दाल खाकर उनकी मदद कर रही हूँ। मैंने सीक्रेटली 4 लाख रुपए महीना भेजना शुरू किया, क्योंकि बुआ राधा ने बताया अनन्या के लोन और ईएमआई की हालत खराब थी। अनन्या सब क्रेडिट लेती, कहती मैंने फैमिली को इंस्पायर किया। इंस्टा पर महंगे बैग्स और ब्लेस्ड लाइफ वाली पोस्ट करती। फिर एमबीए का नया ड्रामा शुरू हुआ। मम्मी ने रोते हुए कहा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने 5.5 लाख महीना ट्रांसफर करना शुरू किया। तारीफें सिर्फ अनन्या को मिलती रहीं, और मैं उसी बिजनेस स्कूल में गेस्ट लेक्चर देती थी, जहां अनन्या जाना चाहती थी। मुझे पता था, सच कब तक छुपेगा। दिवाली से एक दिन पहले मम्मी ने फोन किया, कमर में हर्निएटेड डिस्क है बेटा, इस बार डिनर मुश्किल होगा। मैंने बिना कुछ कहे कैटरिंग करवा दी, 20 लोगों का शानदार खाना। उस सुबह मैं अपने लैपटॉप पर थी, मुंबई में 1 करोड़ की डील फाइनल कर रही थी। तभी अनन्या ने ताना मारा, हाँ स्टोर वाला खाना। मैंने नजरें नहीं उठाई। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में गई, स्क्रीन चेक कर रही थी। तभी अनन्या बिन नॉक किए अंदर आई, स्क्रीन देखी और एकदम से लैपटॉप उठाकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच गई। 20 मेहमानों के बीच उसने नाटकीय अंदाज में स्क्रीन घुमाई। 36 रुपए करोड़ का बैलेंस चमक रहा था। सबके चेहरे सन्ना। अनन्या चिल्लाई, ये सब झूठ है। मम्मी की आंखें फटी, रिया तो पुरानी दुकान में काम करती है। मैंने सांस ली और पहली बार खुद को आवाज दी, मैं उस दुकान की मालकिन हूँ और ये देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी ऑथेंटिकेशन कंपनी है। मम्मी चिल्लाई, तो इतने साल तुझे करोड़ों मिलते रहे और हम स्ट्रगल करते रहे। मेरे अंदर की वो भूली बिसरी बच्ची फट पड़ी। जब मैं स्कॉलरशिप ले आई, आपने अनन्या को डिनर करवाया। जब मैं स्टेट जीतती थी, आप क्रिकेट ग्राउंड में थे। आपने कभी मेरी जीत नहीं देखी, सिर्फ अनन्या की हार का इलाज ढूंढते रहे। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं हर महीने 5.5 लाख भेजती थी ताकि घर चले। पर तारीफ बस अनन्या के लिए थी। मैंने बिना रोए, बिना चिल्लाए, बस अपना डिजाइनर बैग उठाया जो उन्हें सस्ता लगा करता था, लैपटॉप बंद किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। एक पल को पीछे मुड़ी। मम्मी की आंखों में पछतावा था, पर बहुत देर हो चुकी थी। अब 6 महीने हो चुके हैं। मैंने दिल्ली के पॉश एरिया में घर लिया है, जिसका इंटीरियर मैंने खुद डिजाइन किया। मेरी कंपनी अब इंटरनेशनल लेवल पर है। फोर्ब्स, टेड टॉक, बिजनेस अवार्ड्स सब मेरे नाम है। पर दिल का सुकून वो तब मिला जब एक दिन अनन्या की ईमेल आई, कैन आई इंटर्न एट योर कंपनी। मैंने देखा और बिना खोले डिलीट कर दिया। कभी कभी सबसे मीठा बदला होता है चुप रहकर जीतना। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई और तुम चाहते हो और ज्यादा रोमांचक कहानियां सुनना, तो भूलना मत उस सब्सक्राइब बटन को दबाना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना। तुम सबसे पहले जानोगे जब नई कहानी आएगी। अपनी सीट के किनारे पर बने रहो।